ह्यूमन बेबी ह्यूमन ही क्यों होता है? एलिफेंट बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है? क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं? आखिर ये जीन है क्या? क्या होगा अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा? जानेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं और आप अपने पर्सनल फीडबैक मेरे पर्सनल जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, जिसको कि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जो है स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? तो जो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस है वो या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, और या फिर डीएनए हो सकता है। बट इन तीनों में से ही जो है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। बट इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, आखिरकार ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कैसे करता है, इन सभी सवालों के जवाब हम जो है इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जेनेटिक मटेरियल को सर्च कैसे किया गया। तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल को कैसे सर्च किया गया। पहले हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट की। मेंडल जो थे, जिनको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो मेंडल ने जो है पाइसम सटाइवो के ऊपर 7 इयर्स तक जो है अपना वर्क किया और उन्होंने जो है अपने जो है इनहेरिटेंस के 3 लॉ दिए, 3 लॉ ऑफ मेंडल ने जो थे उन्होंने अपने 3 नियम दिए, जिनको कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। कौन कौन सा लॉ है इसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उन्होंने जो है अपने लॉ में बात की थी फैक्टर्स की। उन्होंने बोला कि ये जो इनहेरिटेंस होता है वो डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स के वजह से होता है। बट मेंडल जो थे वो जो है उन्होंने फैक्टर के फिजिकल एग्जिस्टेंस को नहीं समझा पाए कि आखिर ये फैक्टर है क्या, ये किसके बने हुए हैं। मेंडल के ही टाइम पर मेंडल ने जो है अपने वर्क को कब कंप्लीट किया था? मेंडल ने जो है 1857 से अपने वर्क को स्टार्ट किया था। मेंडल ने जो है 1857 से अपने वर्क को स्टार्ट किया था और 1863 में अपने वर्क को कंप्लीट किया था। टोटल 7 इयर्स उनको लगे थे। और उसी टाइम की बात करें तो उसी टाइम पर ही एक दूसरे साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर, जिनका नाम है, उन्होंने जो है 1869 में न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी पस सेल से। उन्होंने पस सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। तो बात करते हैं हम फ्रेडरिक मिशर की। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन यानी कि न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी थी मिशर ने 1869 में की थी, एंड द proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time। यानी कि 1863 में इन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट किया। इनका वर्क बुक में पब्लिश हुआ 1865 में, और उसी के 4 इयर्स के बाद जो है फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज कर ली थी। बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ऐसा प्रूफ होना, डिस्कवर होना अभी बाकी था। यानी कि काफी लंबा टाइम लग गया था ये प्रूफ करने में कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं बच्चों। तो प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? उन्होंने जो है अपने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बात करते हैं वाल्टर सट्टन की। तो वाल्टर सट्टन ने क्या बताया था? वाल्टर सट्टन ने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। यानी कि उन्होंने ये बताया कि इनहेरिटेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं क्रोमोसोम्स। और हम बात करें थॉमस हंट मॉर्गन की, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है लिंकेज के कॉन्सेप्ट को दिया था और उन्होंने बोला कि ये लिंकेज भी क्रोमोसोम के वजह से हो पाता है। जो जीन्स एक साथ फिजिकली एक साथ पास में होती हैं वो साथ क्या होती हैं, वो साथ जो है ट्रांसमिट होती हैं, वो साथ ही उनका मतलब एक साथ होकर के ही वो जो है दूसरी सेल में जाती है, दूसरे गैमेट में जाती है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था।
मतलब उन्होंने ये बताया था कि लिंकेज होने पर रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके चांसेस क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो घट जाते हैं। बात करते हैं एंड द न्यूमरस अदर साइंटिस्ट की हैड नैरोड द सर्च टू क्रोमोसोम। मतलब इन सभी की एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जो क्रोमोसोम लोकेटेड है सेल के अंदर, यानी कि जो सेल है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है, और उसी के वजह से ही ये सारी इनहेरिटेंस यानी कि जो पैटर्न है वो फॉलो हो पाता है। बट अभी भी क्वेश्चन सेम है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, इसका आंसर देना अभी बाकी था। मतलब कि गुणसूत्र की वजह से ही, क्रोमोसोम्स की वजह से ही इनहेरिटेंस होता है, बट आखिरकार ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, इसका आंसर मिलना अभी बाकी था। क्यों बाकी था? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो होता है वो लिपटा हुआ होता है, तो प्रोटीन भी उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर डीएनए भी है और उसके अंदर आरएनए भी है। अब इन तीनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है ये प्रूव होना अभी बाकी था। तो इसके आगे भी और डिस्कवरीज हुई। अब आगे जो डिस्कवरीज हुई उनमें जो सबसे पहली अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो जो कि किसने की थी, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। और ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, रूपांतरण जो है सिद्धांत दिया था। हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। किस बैक्टीरिया के ऊपर? उन्होंने जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। बात करते हैं हम इनके एक्सपेरिमेंट की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे वो थे कौन? फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, और ये उस टाइम पर ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे जिस टाइम पर वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था 20th सेंचुरी में, और उस टाइम तक पूरे देश में, मतलब जहां पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ रहते थे वहां पर जो है निमोनिया के काफी ज्यादा केसेस आ रहे थे, यानी कि निमोनिया एक गंभीर बीमारी बनी हुई थी। अब ये तो थे एक मेडिकल अफसर, तो इनका काम क्या था, उस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाना। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे वो निमोनिया बीमारी के ऊपर, निमोनिया का जो निमोनिया की डिजीज थी उसके लिए वो वैक्सीन बनाने का काम कर रहे थे। और उन्हीं की बात करें अगर हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ के पहले के साइंटिस्टों ने क्या किया था, उन्होंने जो है सेरोलॉजिकल टाइपिंग की खोज की थी। मतलब ग्रिफिथ से पहले कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने की सेरोलॉजिकल टाइपिंग की खोज की थी। ये सेरोलॉजिकल टाइपिंग क्या है, तो सेरोलॉजिकल टाइपिंग जो होता है वो बैक्टीरिया के कितने स्ट्रेन होते हैं ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब कि कोई पर्सन है जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो अब उसके ब्लड में उस पैथोजन के खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके ब्लड में आर बैक्टीरिया के खिलाफ, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ क्या हो जाएंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। वो एंटीबॉडी कहाँ पर बनी है, वो एंटीबॉडी उस जो है पर्सन के सीरम के अंदर प्रेजेंट है। तो सीरम का एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं, मतलब सीरम का एनालिसिस किया जाएगा, उसके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी के आधार पे हम उस स्ट्रेन को डिसाइड कर लेंगे। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करें जिसको, जो कि किससे इन्फेक्टेड हो गया, जो कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, एस स्ट्रेन निमोनोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गया, तो क्या होगा, उसके ब्लड में जो है, उसके सीरम के अंदर जो है कौन सी एंटीबॉडी डेवलप होगी, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अपोजिट में जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। तब उसके सीरम में क्या मिलेगा, उसके सीरम में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज मिलेंगी। तो इसके बेसिस पर डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन की जो है खोज हो चुकी थी। किस मेथड से, तो सेरोलॉजिकल टाइपिंग मेथड से जो है डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन की खोज हो चुकी थी। और उस टाइम पर जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, जितने भी बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि बैक्टीरिया हमेशा स्टेबल होते हैं, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होते, वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते। एक बैक्टीरिया अगर डिजीज को काज कर रहा है तो वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, स्टेबल होगा। इस तरीके से जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन जो है खोजे गए थे। एक एस स्ट्रेन खोजा गया था और दूसरा कौन सा खोजा गया था, दूसरा जो है आर स्ट्रेन खोजा गया था।
एस स्ट्रेन की वजह से निमोनिया होती थी, लेकिन आर स्ट्रेन की वजह से निमोनिया नहीं होती थी। तो जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने उन्हीं के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया वैक्सीन को बनाने के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, और जो है उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो है देखा एक मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उनके पहले के साइंटिस्ट जो ये मानते थे कि बैक्टीरिया कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, वो हमेशा स्टेबल होते हैं, बट ग्रिफिथ ने क्या देखा, ग्रिफिथ ने ये देखा कि बैक्टीरिया के अंदर मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चमत्कारिक रूप से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अब तो ग्रिफिथ भी जो है परेशान कि बैक्टीरिया के अंदर मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और यही मेन रीजन बना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो जो मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने जो है बैक्टीरिया के अंदर देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा जब कोई लिविंग या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर सकता है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी कि निमोनोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, कहां पर ग्रो किया गया, कल्चर प्लेट में। कल्चर प्लेट बैक्टीरिया के लिए क्या होगा, तो बैक्टीरिया के लिए जो कल्चर प्लेट होगा वो सीरम ही होगा, सीरम के अंदर ही बैक्टीरिया को ग्रो किए जाएंगे। बट जिस सीरम में जिस सीरम को हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें उसी बैक्टीरिया के खिलाफ, बैक्टीरिया के उसी स्ट्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी होगी तो उस सीरम के अंदर कभी वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बट दूसरे बैक्टीरिया जो है ग्रो करेंगे जिनके खिलाफ उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। तो जो है कल्चर प्लेट में सीरम को यूज किया गया, और सीरम को यूज करके जो है उन्होंने देखा कि निमोनोकोकस बैक्टीरिया की 2 कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं। एक तो स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज जिसको कि एस स्ट्रेन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेन बोलते हैं। तो एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उनको मिले, स्मूथ बैक्टीरिया मिले, और जबकि कुछ ऐसी भी कॉलोनीज बनी जो कि कैसी थी, जो कि रफ थी देखने में, तो उनको रफ कॉलोनीज बोला गया। यानी कि कल्चर प्लेट में निमोनोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन मिले, एक स्मूथ वाले और दूसरे रफ वाले। बात करते हैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्यों जो है स्मूथ हैं? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इसलिए स्मूथ होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूकस की पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, जिसके वजह से उनका अपीयरेंस स्मूथ होता है। वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, स्मूथ होते हैं। बात करते हैं हम आर स्ट्रेन की। तो आर स्ट्रेन क्या होते हैं, आर स्ट्रेन के ऊपर ऐसा कोई भी कोटिंग नहीं था, इसलिए उनका अपीयरेंस कैसा था, इसलिए उनका अपीयरेंस रफ था। अब हम बात करते हैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की। तो जब चूहों को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों के अंदर इन्फेक्ट किया जाता है, चूहों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो चूहे जो होते हैं वो निमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो जिस स्ट्रेन की वजह से डेथ होती है उस स्ट्रेन को क्या बोला जाता है, उस स्ट्रेन को वायरुलेंट बोला जाता है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के वजह से चूहे जो होते हैं वो निमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। इस वजह से ये कैसा है, ये जो है एस स्ट्रेन वो वायरुलेंट है, उग्र है। बात करते हैं हम आर स्ट्रेन की। तो जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है चूहे के अंदर, तो चूहों में निमोनिया का कोई भी इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता है। तो चूहों में निमोनिया का कोई भी इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो है ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बात करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने सबसे पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया। ग्रिफिथ ने सबसे पहले एस स्ट्रेन मतलब कि ऐसा कल्चर मीडिया जिसके अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, उसको एक इंजेक्शन में लेकर के क्या किया, चूहे के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो चूहे की क्या हो गई, चूहे की हो गई डेथ। चूहा क्या हो गया, चूहा मर गया। तो चूहा मर गया। बात करते हैं हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, उन्होंने अब की बार एस स्ट्रेन वाले को लिया जो कि नॉन वायरुलेंट थे, जो कि उग्र नहीं थे, जो कि किसी भी निमोनिया को पास नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा कैसा रहा, चूहा जो है वो जिंदा रहा, वो हंसता खेलता रहा। इसके बाद अगर हम बात करें डेड स्ट्रेन बैक्टीरिया की, तो डेड स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे, इनको कैसे डेड किया गया, उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के गर्म कर दिया।
अब गर्म करने के बाद जो है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो डेथ होने के बाद में अब वो किसी भी निमोनिया को पास तो कर नहीं सकते। तो जब चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, जब चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ, चूहा जो है वो जिंदा रहा क्योंकि उसके अंदर डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो है आर स्ट्रेन से भी चूहा जिंदा है, डेड एस स्ट्रेन से भी चूहा जिंदा है। उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद जब चूहे को इंजेक्ट किया गया, जब चूहे को लिविंग आर स्ट्रेन और डेड स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन चूहे के अंदर जब इंजेक्ट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो चूहा है वो तो मर गया। अब मरने के बाद क्या होगा, जब चूहा मर गया तो अब क्या करना पड़ेगा, अब होगा इसका पोस्टमार्टम। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने चूहे का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद उन्होंने क्या देखा, तो ग्रिफिथ ने ये देखा कि जो चूहा मर गया था उसके सीरम में क्या मिला, उसके सीरम में लिविंग, उसके सीरम में मिले लिविंग एस स्ट्रेन, उसके सीरम में मिले लिविंग एस स्ट्रेन और क्या मिले, और इसके अलावा मिले जो है लिविंग आर स्ट्रेन। ये दोनों ही स्ट्रेन मिले, बट उन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया था डेड एस स्ट्रेन। तो ये आखिरकार जीवित एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहां से आए, आखिरकार ये जीवित एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहां से आए, अब इसी का आंसर पता लगाना बाकी था। तो इसका आंसर कैसे पता लगेगा, इसका जो आंसर है वो पता लगेगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया तो उन्होंने ये देखा कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर था, मतलब कि उन डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो कि आर स्ट्रेन के पास में ट्रांसफर हुआ है, जो कि क्या हुआ है, जो कि आर स्ट्रेन के पास में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। और ट्रांसफर होने के बाद में क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफर होने के बाद में उसने क्या किया है, उसने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो किसने किसको ट्रांसफॉर्म किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसने कि क्या किया, जिसने कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। आखिरकार वो था क्या, ऐसी कौन सी चीज ट्रांसमिट हुई थी जिसने कि उसको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि इसके जनरेशन को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहीं से जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की खोज हुई। तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो है ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ जरूर ट्रांसफर हुआ है जिसने कि क्या कर दिया है, इनेबल्ड कर दिया है एस स्ट्रेन वाले को, ताकि वो अपने ऊपर स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड को क्या कर सके, अपने ऊपर स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड को सिंथेसाइज कर सके और क्या बन सके, और खुद जो है इस वायलेंट बन सके, खुद जो है उग्र बन सके। वैसे तो आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया को काज करने में कैपेबल नहीं थे, बट एस स्ट्रेन ने कुछ ना कुछ उनको ऐसा दिया है जिसके वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की एक स्मूथ लेयर बना ली और खुद क्या बन गए, वायलेंट बन गए, और जिसके वजह से जो है चूहे को निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हुई। तो दिस मस्ट बी ड्यू टू, आखिरकार क्या ट्रांसफर हुआ होगा, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर हुआ होगा जो कि क्या कर सकता था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए जिम्मेदार था। तो जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर हुआ था। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. बट उनके एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि जेनेटिक मटेरियल में से डीएनए या फिर आरएनए या फिर प्रोटीन, इन तीनों में से कौन जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है।
तो अब जो है इसके बारे में भी खोज होनी बाकी थी। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये जरूर पता चलता है कि जनरेशन टू जनरेशन क्या चीज ट्रांसफर होती है, जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। बट आखिरकार उस जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कौन करता है, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, ये अभी कंफर्म नहीं था। अब ये कंफर्म करना जो है वो बाकी था। तो नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि किसने दिया था, जो कि दिया था एवरे, मैक्लाइड एंड मैककार्थी, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। और ये पता लगाया था कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट के पहले यानी कि 1933 से 44 तक की अगर हम बात करें, इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट इन टाइम के बीच में किया है। और इसके पहले तक यही माना जाता था कि शायद प्रोटीन ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। देखते हैं हम इनके एक्सपेरिमेंट को। एवरे, मैक्लाइड और मैककार्थी के एक्सपेरिमेंट के पहले यही माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है, वो प्रोटीन है। फिर उन्होंने क्या किया, दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही बेस बना करके उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का दिया था, तो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहे थे किसको, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, उनको लेकर के अपना वर्क स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल्स को प्योर करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से क्या क्या निकाला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से उन्होंने जो है प्रोटीन को निकाल लिया, और उन्होंने जो है डीएनए को सेपरेट कर लिया, और उन्होंने जो है आरएनए को सेपरेट कर लिया। अब इन्होंने जो है सेपरेट कैसे किया होगा, प्रोटीन और आरएनए को उन्होंने खत्म किया होगा तब उनको डीएनए मिला होगा, उन्होंने प्रोटीन और डीएनए को खत्म किया होगा तो उनको आरएनए मिला होगा। सेम इस तरीके से जो है दो को डाइजेस्ट करके जो है किसी एक को जो है प्राप्त किया होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन तीनों को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया, इन तीनों को अलग अलग प्योर फॉर्म में निकाल लिया। अब प्योर फॉर्म में निकालने के लिए उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज यूज किया होगा, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएस को यूज किया होगा, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएस का यूज किया होगा। इस तरीके से ये तीनों ही प्योर फॉर्म में मिल गए। तो फॉर्म द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू सी, क्या देखने के लिए, विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर, यानी कि लाइव आर स्ट्रेन को कौन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। उन्होंने ये देखा कि दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया काज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ डीएनए ही ऐसा है जो कि क्या करता है, यानी कि जो कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो क्या कर देता है, वो आर स्ट्रेन वाले को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब इसके लिए उन्होंने पता लगाने के लिए किया क्या होगा, तो उन्होंने जो है दिया होगा दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया को एक ही कल्चर मीडियम में। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने एक कल्चर मीडियम में ले लिया होगा आर बैक्टीरिया को, किसको लिया होगा, आर स्ट्रेन को लिया होगा, और उसके अंदर जो है उन्होंने ऐसे क्या किया, उन्होंने ऐसे जो है 3 वेसल लिए होंगे और उसमें कल्चर मीडिया लिया होगा, और सब में क्या डाल दिया, सब में आर स्ट्रेन को जो है डाल दिया। एक में उन्होंने क्या डाल दिया, एक में उन्होंने जो एस स्ट्रेन का डीएनए डाल दिया, दूसरे वाले में क्या डाल दिया, दूसरे वाले में उन्होंने जो है आरएनए डाल दिया, और तीसरे में उन्होंने क्या डाल दिया, तीसरे वाले में उन्होंने जो है प्रोटीन डाल दिया। अब इन सभी को मिक्स करने के बाद में क्या किया, जो है उन्होंने जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज डाल दिया। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन हो जाएगा डाइजेस्ट, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन हो जाएगा डाइजेस्ट, और प्रोटीन के डाइजेस्ट होने पर जो है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है।
दूसरा उन्होंने क्या किया होगा, दूसरा जो है उन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए क्या डाल दिया होगा, आरएनएज डाल दिया होगा। उन्होंने क्या डाल दिया होगा, आरएनएज डाल दिया होगा। अब जो आरएनएज है वो क्या करता है, आरएनएज जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है। अब आरएनए भी अगर जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क नहीं कर रहा था तो वो भी, उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ बैक्टीरिया में। और जब उन्होंने डीएनए वाले में डीएनएज को डाल दिया तो डीएनएज जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह अगर एक्ट कर रहा था, तब यहाँ पर जब डीएनए ही नहीं है, जब यहाँ पर डीएनए ही नहीं है तो यहाँ पर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो है क्या हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो आर स्ट्रेन वाले एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है पता लगा कि जो डीएनए है वही ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, यानी कि जिस वाले में डीएनए था उसमें ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जब हम डीएनए का यूज कर लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और बाकी इन दोनों में क्या था, इन दोनों में जो है हम जो है आरएनए, प्रोटीन, इन सबको ले लेते थे, और अगर उसमें आरएनएज ना डालें और प्रोटीन वाले में प्रोटीएज ना डालें तो भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी कि इन दोनों को ना यूज करने पर भी, इन दोनों को ना डाइजेस्ट करने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट डीएनए को अगर डाइजेस्ट कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बट अगर डीएनए प्रेजेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस तरीके से प्रूफ हो गया कि डीएनए ही ऐसा है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है वर्क करता है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद में एवरे, मैकलॉयड और मैककार्थी के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि जो है डीएनए ही क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और वही ट्रांसफॉर्मेशन जो है कराता है, और वही जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। बट साइंटिस्टों को ये चीज बिल्कुल प्रूफ चाहिए थी कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद में भी और भी जो है एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये कंफर्म प्रूफ हो गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो इनके ही बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को और आगे पढ़ लेते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के। तो डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम एसिस्टेंट बैक्टीरिया के डीएनए को जब यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अगर डीएनए डाल देंगे तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इससे ये पता लग गया, इससे सजेस्ट हो जाता है कि डीएनए काज द ट्रांसफॉर्मेशन, कि डीएनए जो है वही ट्रांसफॉर्मेशन को काज करता है। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, यही हेरिडिटरी मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और जाने के बाद क्या कराता है, जाने के बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज, यानी कि क्या डीएनएज एंड डीएनएज में कोई डिफरेंस है? आप लोग इसका आंसर जो है मुझे अपने मेरे इस कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो जो है हम लोगों ने जो है आज जो है ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और एवरे, मैकलॉयड एंड मैककार्थी के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है। अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय।